शयान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नज़रअंदाज कर रही थी। इसीलिए वो दोबारा फायजान मुस्तफ़ा की आदत के लिए अस्पताल नहीं गई, लेकिन वो फ़ायज़ा से उनकी खैरियत दरियाफ़्त करती रहती थी। फिर फ़ायज़ा से ही उसे पता चला कि फायजान अब घर आ चुके हैं। उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मज़ीद रेस्ट कर लें तो उनसे मिलने चली जाएगी। उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते बाद शाम में तानिया उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। डायरी में जो एड्रेस फाहिशान के घर का लिखा था वो PCHS कॉलोनी के किसी बंगले का था, जबकि तानिया इस वक्त गुलशन इकबाल में थी। पहले तो तानिया ने भी उन 2 अलग पतों वाली बात को महसूस किया था। फिर उससे सोचा एक बार जाकर मालूम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके उसे सुरमाई गेट वाले बंगले की बेल बजा दी। वॉचमैन ने छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा और पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं शयान की दोस्त हूँ, क्या वो घर पर है? जी नहीं। गुड, तानिया ने दिल में कहा। भाईजान मुस्तफ़ा तो होंगे? जी, वो तो है। तो फिर उनसे जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो जी अच्छा कहकर चला गया तो तानिया सोचने लगी, यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन ये कैसे पहचानूंगी कि ये भाईजान मुस्तफ़ा वही भाईजान मुस्तफ़ा हैं या नहीं? खैर देखा जाएगा। उसे सर झटक कर वॉचमैन को देखा जो उसे अंदर आने का कह रहा था। तानिया गेट से अंदर आई और फिर मुलाजिम नुमा किसी लड़की की रहनुमाई में लॉन के बीच बनी रोश पर चलती घर के अंदर पहुंच गई। उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया था, बल्कि मुलाजिम उसे लॉन्च में ले आया था। लॉन्च में कदम रखते ही तानिया की नज़र सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई थी। वो सीधी उस पेंटिंग की तरफ आ गई। कुछ ज़मीन, बंजर तख्त, आग उगलता सूरज और वो दरवेश मुन्निश। खुशी से बेकाबू होती तानिया ने कैप्शन पढ़ा, इश्क आतिश। ये वही पेंटिंग है। ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा ठीक था। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था और वो बच्चों की तरह खुश होती लाउंज के सोफे पर आ बैठी, लेकिन उसे फ़ौरन ही उठ जाना पड़ा। पेंटिंग देखने के चक्कर में उससे और किसी तरफ देखा ही नहीं था, मगर अब उसकी नज़र लाउंज की दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी थी। वो चौंकती हुई दीवार के सामने आ खड़ी हुई। उसे जैसे यकीन करने के लिए फ्रेम के चश्मों को उंगलियों से छुआ था। ये 100% मलिहा फ़ारूकी की तस्वीर है। उसे कहते हुए गौर से उस तस्वीर को देखा। काली साड़ी में मलबूस मलिहा एक हाथ खुले बालों में उलझाए बेनियासी से सामने की तरफ देख रही थी। ओह, तो आशान मुस्तफ़ा ने आखिर आपसे वो सब करवा ही लिया जो आप कभी करना नहीं चाहती थी। उसे दिल में कहा। अस्सलामुअलैकुम। भारी मगर पुरकशिश मुर्दाना आवाज़ पे तानिया ने घूम कर देखा। अच्छी खासी डिसेंट पर्सनैलिटी थी। स्याह बालों में सफ़ेदी ने खुलकर उनका रंग सुरमाई कर दिया था। स्याह आंखों की चमक जिससे कभी मलिहा की आंखों को खीरा किया था अब बुझ चुकी थी, मगर उनकी कशिश तानिया ने इतने फासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदेह शलवार कमीज़ में उनके दराज सरापे की वजाहत कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलिहा ने अगर उनकी खातिर सब कुछ त्याग दिया तो उससे कोई गलती नहीं की। ये आज भी इस काबिल हैं कि इनकी खातिर तख्त तो ताश छोड़ दिए जाएं, तो जवानी में तो आलम ही कुछ और होगा। वो उन्हें देख कर सोच रही थी। वाजदान उसकी महवियत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो चुका हो तो बैठ जाओ। आवाज़ वाकई पुरकशिश है। वो वाजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बात नहीं आई। वो सोफे पर बैठ चुकी तो वाजदान भी उसके मुकाबिल बैठ गए। सॉरी अंकल, उसे बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप में और शयान में ज़रा भी ममासलियत नहीं है। हालांकि उसके बालों और आंखों का रंग भी आप ही की तरह है, मगर वो आपसे काफ़ी अलग दिखता है। वो मुस्कुराए और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। उसे जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया था। तानिया बेटे, चेहरों में शुबाहत तलाश करना तो बस नज़रों का एक मशगला ही है। अब देखो, तुम में तो किसी की शुबाहत नहीं, फिर भी देखो, तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलिहा फारूकी, उसका अंदाज सिताता हुआ था। वाशान में महसूस किए बिना न रह सके। क्या कहा? मलिहा फारूकी। इस बार उसका अंदाज नॉर्मल ही था। ये मलिहा फारूकी है ना? उसे तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। शायान की मदर और आपकी मिसेस? हाँ, ये मलिहा ही हैं। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। तुमने कैसे पहचाना? मैंने शयान के पास उनकी तस्वीर देखी थी और वो इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। तुम शयान से मिलने आई होगी। एक्चुअली तो मैं आपसे ही मिलने आई थी।
सोचा आपकी तबीयत के साथ आपके दिल का हाल भी मालूम कर लूं। दिल का हाल क्या बताऊं? ज़माने बीत गए, अब तो ये खबर भी नहीं होती कि सीने में दिल है भी या नहीं। वो बहुत लाइट से अंदाज से बात कर रहे थे, मगर तानिया को उनके हर अंदाज में गैर मामूलीपन महसूस हो रहा था। उनकी शख्सियत में एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसा जैसे तूफान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलासिम टी ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर आया था। बादशाह ने ट्रॉली अपने सामने रुकवाकर मुलासिम को जाने का इशारा किया और खुद चाय बनाने के लिए प्यालियाँ सीधी करने लगे। चाय मैं बनाऊंगी अंकल, तान्या ने कहा और उठकर उनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वाहिशान खामोशी से उसे चाय बनाते देखने लगे। चाय बनाकर तानिया ने एक कप उनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती खून भरकर बोली, आंटी भी क्या शयान के साथ गई हैं? मुझे आए काफ़ी देर हो चुकी है, मगर वो नज़र नहीं आ रही। शयान ने तुम्हें बताया नहीं? उनके इस इस्तफसार पर हैरान होती तानिया ने कहा, क्या नहीं बताया? वाहिशान एक पल को रुके, फिर उसे देखकर बोले, मलिहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम उसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से छलक कर उसके कपड़ों पे गिर गई थी। उससे फ़ौरन कप साइड में रखा और कपड़े झाड़ने लगी। बादशाहन ने कुछ टिश्यू पेपर्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। इनसे साफ कर लो। ताने ने टिश्यू पेपर पकड़ तो लिए, मगर कपड़े साफ करने का उसे होश ही नहीं रहा था। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो उससे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो सकते के आलम में थी, जैसे किसी बेहद अजीज हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई कि उसे इस खबर पे सदमा हुआ था। उसने अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। उसे खुद भी नहीं पता था कि मलिहा उसके इतने करीब आ चुकी थी। उसका धुआं धुआं सा चेहरा देखकर बादशाह फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योर सेल्फ बेटा, उन्होंने कहा और उठकर उसके पास आ गए और उसके सर पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से उसका सर दबक रहे थे। तानिया ने भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस लिए, फिर वाजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान ना हों। बैठने की बजाय वाजदान ने टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डालकर उसे दिया। तानिया ने ग्लास से थाम लिया, मगर होंठों तक ले जाने की सहमत नहीं गई। वाजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तानिया ने पलकें उठाकर उन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर उसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में ही सही, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया। दुख और ज़िंदगी का साथ बहुत गहरा है तानिया। जितना भी बचकर चलो, ये सामने आ ही जाते हैं। भला उन्हें कोई भूल कैसे सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगे थे। अंकल, उसने वाहशान को पुकारा। वाहशान ने उसकी तरफ देखा। मलिहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेटकर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिकाकर बोलते हुए वो एक पल को बेचैन हुए थे। 27 साल गुजर गए, तानिया ने दिल में कहा, फिर जुबान से बोली, शयान तो उस वक्त बहुत छोटा होगा। वो अपने आप से चौंके, फिर उसके लफ्ज़ों पर ध्यान देकर कहा, शयान की पैदाइश और मलिहा की वफ़ात एक ही दिन हुई थी। तानिया को सचमुच अपने सामने बैठे शख्स पर तरसाने लगा था। अंकल, अब मैं चलती हूँ। वो ग्लास रखकर उठ खड़ी हुई। वो आई तो इंकशाफात सुनने के लिए थी, पर जो इंकशाफ सुना था उसने तानिया के दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया था। वाहशान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वो दोनों बाहर निकले ही थे कि एक गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और शयान ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर उतरता हैरत से बोला, तानिया, तुम कब आई? काफ़ी देर हो गई, मगर अब चलूँगी, अल्लाह हाफिज़। वो कहीं रोक न ले, इस ख्याल से जल्दी से बोलकर वो तेज़ी से चलती गेट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो किसी तरफ देखे बिना सीधी निकल गई। शयान गाड़ी का दरवाज़ा खोले अभी तक गेट की तरफ ही देख रहा था। वाहशान बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। पास आकर उन्होंने शयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे मुतवज्जा किया। क्या बात है बरखुदार? शयान ने चौंक कर उन्हें देखा और यूं ही हंस दिया, फिर पूछने लगा, आपको तानिया कैसी लगी? वो सोचने लगे, अच्छी है, मगर कुछ जज्बाती सी है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा मेरा बेटा जज्बातियत में किसी से पीछे है? अब्बू। उनके हंसने पर जज्बस होते हुए उसने कार का दरवाज़ा बंद किया
और फिर वाशदान की शानों पर बाजू फैलाए अंदर आ गया। उन्हें उनके बेडरूम में छोड़कर वो चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो वाशदान ने उसे रोका। मेरे पास आकर बैठो। वो नज़दीक की कारपेट पर बैठ गया और सर उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वाशदान कुछ बोले बिना ही उसके बाल सहलाते रहे। फिर उसे मुखातिब करके कहा, शयान, मुझे वाकई लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने वाशदान की गोद से सर उठाकर उनका चेहरा देखते हुए कहा, तो कोई लड़की भी पसंद की है या ये काम मुझे करना होगा? लड़की तो पसंद की है अबू। और वो लड़की कौन है? बोलकर वाशदान उसके मुंह से तानिया का नाम सुनने का इंतजार करने लगे। शयान उनका हाथ थाम कर बोला, अब्बू, मैं फायजा से शादी करना चाहता हूँ। शयान ने कहा और खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वाशदान उसे जाता हुआ देखने लगे। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद भी उस तरफ आ गई जहाँ नूरुल हुदा के सिवा सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है। उसे थके थके से अंदाज से मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सजा देने के लिए परसों से उसका नाम उनकी जुबान पर नहीं आता, वो हर चीज़ से बेनियाज हो चुकी है। जिसे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो उनके दिल से तो ना निकल पाई पर दुनिया छोड़ गई। क्या वाकई ये नहीं जानते कि उनकी बेटी मर चुकी है? उससे सोचा, हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सज़ा ख़त्म हो चुकी होती। किसी फारूकी में उसके नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाने की बजाय दादा जान मलिहा की जिंदा निशानी शयान को सीने से लगा लेते। पर ये कैसी अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में उसे याद तो कर सकते हैं पर उसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है कि मर चुकी। और पापा, उसके दिल में टीस उठी। पापा से कैसे कहूँगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभा सकी। वाशदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर उसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फायजा अभी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई थी। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फायजा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा। फिर जोर से चिल्लाई, वाशदान अंकल। गाड़ी से उतरते वाशदान ने आवाज़ के समेत देखा तो फायजा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वाशदान उसकी तेज रफ्तारी पर बोले। वो उनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शायान किधर है? उसे एहसास नहीं कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर बोल रही थी। वाशदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुराकर कहने लगे, शयान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सक्खर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई, वो बताए बगैर चला क्या? आ लेने दे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूँगा। उसे दिलचस्पी से देखकर कह रहे थे। अंदर चलें? ओहो, उसे अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। वो फायसा के साथ अंदर आए और सीधे उसकी नानी के रूम में चले आए। वाशदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बसों खातून उठने लगी तो वाशदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। हाला, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वाशदान हवा हो रहे थे। वो पलके झपकती कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा, हमारी तो अब उम्र हो चली है, पर तुम क्या अपने दिल को रोक लगा बैठे। रोग तो पुराना है हाला, रंग अब दिखा रहा है और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊँगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं जाता। वाशदान की आंखों में नमी झलकी थी जिसे पलकें झपककर वाशदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया। दिल जलाने की बातें ना करो वाजदान। वो दहल गई। आज तक मलिहा का जख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसी भरी उम्र में कब्र की हो गई, हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी बूढ़ी आंखें झलक पड़ी तो वाशदान ने उनके गिर्द बाजू लपेटकर अपने साथ समेट लिया।
फायजा के पापा वाशदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फायजा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा मलिहा आंटी को याद करके रो रही हैं। उन्होंने होंठ भींच लिए और वाशदान की तरफ देखा, जिन्होंने उसी पल नजरें उठाई थीं। उनकी आंखों में कयामत के आसार थे। वाशदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फायजा चलती हुई बेड पर आ बैठी और उन्हें चुप करवाते हुए खूंट खूंट पानी उनके हलक में उतारने लगी। उसके पापा उसके बराबर बेड पर बैठे नरमी से उसकी नानी को मुखातिब करके बोले, वाजदान का ख्याल तो कर लिया करें ताईजान। महीना भर पहले ही तो उसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर ज़रा सोचिए, हमारा आज भी ये हाल है तो इसका क्या हाल होगा। मलिया का सबसे नाजुक रिश्ता तो इसी से था। इसीलिए तो वाजदान को देखकर और भी याद आ जाती है वो। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे अजाबों से गुजारी गई। अब वो उनसे क्या कहते। उनका हाथ थपक कर वो फायजा से बोले, इन्हें दुआ देकर सुला दो। वो खुद उठकर बाहर आ गए। वाजदान उन्हें दलान में ही मिल गए थे। सतून से कमर लगाकर खड़े वो खाली आंखों से सामने पीछे तक को देख रहे थे। अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़कर देखते ही उनके मुंह से निकला, आओ आफाक। फिर कसर मुस्कुराकर बोले, हाला ठीक है, तुम ठीक हो। आफाक उनका चेहरा देखकर बोले तो उन्होंने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, अब तो आदत सी हो गई है। फिर सर झटक कर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आफाक यार, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो बोले, यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं और तुम सुमेरा भाभी को वहीं ले आओ। ऐसी क्या बात है, बता दूंगा, पहले कमरे में तो चलो। वाशजान ने कहा तो आफाक उन्हें अपने रूम में ले आए और आते हुए सुमेरा को भी कमरे में आने का कह दिया। सुमेरा कमरे में आई तो वो दोनों सोफों पर बैठे थे। उन पर नज़र डालकर वो भी वहीं आकर आफाक के साथ बैठ गई। हाँ अब बोलो। आफाक वाशजान से बोले। वाशजान ने एक नज़र उनके चेहरों को देखा और फिर कहने लगे, बात यूं तो बहुत सीधी सी है। शयान जवान हो चुका है और मुझे लगता है अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आम तौर पर माओं को बेटों के सर पे सेहरा सजाने का शौक़ होता है, पर शयान की माँ तो है नहीं, इसलिए ये काम भी मुझे ही करना होगा। शुक्र है वाजदान, तुम्हें ख्याल तो आया। सुमेरा हंसकर बोली, तुम बताओ कोई लड़की देखी है या मैं कुछ मदद करूं? एक लड़की नज़र में तो है। कौन है? सुमेरा के पूछने पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद हिचकते हुए बोले, फायजा। दोनों मियाँ बीवी ने फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं पाए। तुम ये मत समझना आफाक कि मैं तुमसे फायजा का रिश्ता मांग रहा हूँ। मैं तुमसे बस मशवरा मांग रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात मुझे अपनी ज़ुबान पर लानी भी चाहिए या नहीं। वो तो शयान ने ही फायजा का नाम ले लिया, वरना मैं तो फायजा को अपनी बहू बनाने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। आफाक हैरत की पिटाई झटके से संभल चुके थे। उन्हें देखकर बोले, क्यों वाजदान, मेरी बेटी में कोई कमी है? वाजदान के साथ सुमेरा ने भी चौंक कर उन्हें देखा। वाजदान ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था आफाक, फायजा हर लिहाज से बेहतरीन है, मगर शयान को फायजा के हवाले से कबूल करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो। शयान तुम्हारा और मलिहा का बेटा है, इस हवाले के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मगर फायजा से पूछना होगा, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वाजदान ममनूनियत से उन्हें देखकर कहा, तुमने मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में वो कौन सा मुकाम है जहाँ तुमने मेरा साथ नहीं दिया। याद नहीं आता आफाक, मैंने वो कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दोस्त दिया है। मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस दोस्ती निभाई है, और अब एक लफ्ज़ और मत कहना। आफाक ने उन्हें डपट कर कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दिए। फायजा को जब इस प्रपोजल के बारे में पता चला और साथ ही सुमेरा ने ये भी बताया कि शयान ने खुद उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है तो चुप सी हो गई। उनके पूछने पर बस इतना ही कहा, मैं सोच कर बताऊँगी। शयान के लिए फायजा की खामोशी हैरान कुन थी। जब से वाजदान ने फ़ोन पर उसे बताया था कि वो आफाक और सुमेरा से रिश्ते की बात कर चुके हैं, उसे फायजा की तरफ से किसी धमाके का इंतज़ार था, मगर वहाँ बदस्तूर खामोशी थी। हालात का जायज़ा लेने के लिए उससे सुमेरा से भी फ़ोन पर बात की थी, पर उन्होंने प्रपोजल के बारे में कोई बात नहीं की और बराह रास्त फायजा से बात करने की उसे हिम्मत ही नहीं हुई। उसे पता था वो उस पर चढ़ाई कर देगी। डीआईजी ऑफिस में उसे मीटिंग के लिए कॉल किया गया था।
1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में आया और सीट पर बैठकर अपना मोबाइल ऑन किया जो उससे मीटिंग के दौरान बंद किया था। फायसा की तरफ से 14 मिस कॉल्स अलर्ट थे। वो अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। चौंक कर सीधा होते दोनों कोनियाँ टेबल पर टिकाते हुए वो सोचने लगा कि आखिर फायसा ने इतनी बार उसे कॉल करने की कोशिश क्यों की होगी। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मोबाइल पर उसका नंबर डायल करने लगा। पहले ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव कर ली की थी। शयान के हेलो बोलने से पहले ही फायसा की तेज मगर रोंदी हुई आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी। शयान, तुम फ़ौरन कराची आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला। बस तुम घर आ जाओ शयान, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। उसके मुस्तकिल रोने पर शयान को अचानक ही वाशजान का ख्याल आया। उसी ख्याल से खौफजदा होकर वो तेज़ी से बोला। फायजा, अब्बू ठीक है? हाँ। अब के वो खुद पे काबू पाकर बोली। अंकल खैरियत से है, मगर तानिया। इतना बोलकर वो रोने लगी। तानिया को क्या हुआ? शयान, तानिया ने खुदकुशी कर ली। क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ फट पड़ी। उसकी हालत बहुत ख़राब है शयान, उससे अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी शयान, तानिया मर जाएगी। बस तुम फ़ौरन आ जाओ। उससे इतना ही कहा था कि लाइन कट गई। शयान के आवाज़ कम हो चुके थे। उसने अपनी कलाइयाँ काट लीं। शयान के कानों में फायसा की आवाज़ उभरी और उसे लगा कोई तेज़ धार चीज़ उसकी शहरक पे फिर गई हो। उसकी हालत बहुत ख़राब है। शयान की खुद की हालत ऐसी हो रही थी जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। वो मर जाएगी, तानिया मर जाएगी। नहीं। शयान के अंदर कोई कुछ ब्लास्ट हुआ था। वो अपनी सीट से उठा और आने तूफान की रफ्तार से बाहर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने हैरत से एएसपी शयान मुस्तफ़ा को दीवानों की तरह भागते हुए देखा। कुछ ने उसे आवाज़ें भी दी, मगर उसकी तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया। जीप में बैठकर उससे इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सर जी की आवाज़ें लगातार उसके पीछे आ रही थीं। सामने से आता कांस्टेबल ऐन वक्त पर छलांग लगाकर साइड में हो गया, वरना शयान की जीप उसे रोनते हुए गुजर जाती। शयान से बात करते करते फायसा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब वो हिसाब लगा रही थी। सक्खर से कराची तक की ड्राइव 2.5 से 3 घंटे की है, मगर शयान ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मज़ीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर ऊँधी लेटकर मैगज़ीन पढ़ने लगी, जो वो शयान का फ़ोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहाँ सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाजिम को हिदायत दे रही थी। मम्मी, उससे बीच में उन्हें मुहातिब किया। अंदाज ऐसा था जैसे सख्त फिक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा उसकी आवाज़ पे मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी वाशजान अंकल का फ़ोन आया है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है। आप प्लीज़ जल्दी जाकर मालूम करें, कहीं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उसे? अभी कल तो आफाक उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फ़िक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। मम्मी प्लीज़ आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ, जवाद से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज़ तेज़ बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फायसा फ़ौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाएं जवाद भाई, मम्मी कह रही हैं गाड़ी निकाले। उन्हें जवाद अंकल के घर जाना है, उनकी तबीयत ख़राब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा। तुम्हें किसने बताया? अंकल का फ़ोन आया था, मगर अब देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद सर हिलाता फ़ौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बदले बिना ही ढीले ढाले ट्राउज़र टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फायजा सुमेरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया। फायजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फायजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं? नहीं। उसकी तवक्का के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। अम्मी अकेली हो जाएंगी और तुम्हारी चाची भी मायके गई हुई हैं, वरना वो संभालती। उन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फ़ोन किया है? चलते चलते रुककर उन्होंने पूछा तो फायजा गड़बड़ा गई। पापा को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत से क्या मतलब? वो खफा हुई और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठाकर अफाक को फ़ोन मिला दिया। अफाक, अब फ़ौरन वाशजान की तरफ आ जाए, उसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं,
उसका फ़ोन आया था, फाइसा से बात हुई। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। फाइसा अपना सर पकड़कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फ़ोन रखा तो उससे फ़ौरन उन्हें पकड़कर बाहर धकेला कि कहीं वो किसी और को फ़ोन भी न कर दे। उन्हें भेजकर फाइसा ने तानिया का नंबर मिलाया और उसके फ़ोन उठाने का वो इंतज़ार करने लगी। फाइसा, कैसी हो? उसका नंबर फ्लैश होता देखकर तानिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। क्यों हैरियत? एक सरप्राइज़ है। मैं इस वक्त पोर्च में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ौरन चली आओ। अच्छा बाबा, आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोर्च में गाड़ी रोककर दरवाज़ा खोले उससे बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके वो वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थी। उसे पोर्च में खड़े फ़ोन पर बात करते देखकर वो इस तरफ आई, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त वो फायसा के घर पहुंची, रात के 9 बज रहे थे। फायसा गाड़ी की आवाज़ से बाहर आ गई। फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज़ है? तानिया कोच पे बैठने के बाद बोली, शयान ने मुझे प्रपोज किया है। फायसा ने बाजू लपेटकर उसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो, जब कहा तो उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। ओह शट अप। तानिया एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे। शयान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आसुरदा सी हो गई। रियली? वो इस सजाई अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शयान ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने उसे सैकड़ों बार इतराफ़ किया है कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस उसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अच्छी भली लव स्टोरी है, मगर नहीं, ट्रेजिडी का होना बहुत ज़रूरी है। ना बने कोई और जालिम समाज। ये काम खुद भी तो किया जा सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ से लंगड़ी लूली किस्म की मजबूरियाँ बरामद करके शौक मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ शक है तो इनकार कर दो। वो तो मैं कर ही दूंगी, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मगर तुम इकरार क्यों नहीं करती? जब शयान ने ही कभी कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहती? उसे गुस्सा आ गया। फैंटास्टिक। वो और भी भड़क गई। मोहब्बत करने से पहले क्या उसकी इजाज़त ली थी जो अब तुम्हें उसकी तरफ से गारंटी चाहिए? कमाल हो गया। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दोशीसा साबित हो रही हैं। जीप रुकने की आवाज़ सुनकर वो चुप हुई, फिर बोली, आ गए मजनू साहब, लैला लैला पुकारते। आज तो हमना सामना होकर रहेगा। जितनी बार चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शयान आया है। ताने सटपटा गई। फायसा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वैश्य सदा चेहरा लिए शयान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायसा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड में होकर कोच पर बैठी थी, इसीलिए शयान की उस पर नजर न पड़ सकी। वो सीधा फायसा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फायसा चिड़ी हुई तो पहले ही थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शयान के वो खोते चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे एक इंतहाई बात कह दी थी, तो फौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शयान ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ फायसा ने इशारा किया था और फिर तेजी से तानिया की तरफ आया। उसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में थाम कर टटोलते हुए उससे कहा, तुम ठीक तो हो? फिर उसकी कलाइयाँ छोड़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के बोला, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है? तानिया ने कब शयान के ऐसे अंदाज से किए थे? वो तो इतनी बुरी तरह से बौखला गई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूं भी वो सारे ड्रामे से लाइल्म ही थी, बस एकटक शयान को देखती रही। फायसा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जरा सा सर मोड़कर शयान ने फायसा को देखा। झूठ बोला था, लेकिन क्यों? उसके असाब इस कदर टूटे हुए थे कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए? सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? अब उसके लहजे में हल्की हल्की आँच आने लगी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे झूठ ने मेरी क्या हालत की होगी? तानिया को कुछ हो गया तो? इससे आगे का सोचकर दिल चाह रहा था जीप सामने से आते किसी ट्रक से टकरा दूं।
हर सेकंड के साथ लग रहा था रूह जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। तानिया ने खुदकुशी कर ली है। इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है ये तुम्हारे लिए? आखिर में उसकी आवाज़ साड़ की मानंद गूंज गई। तानिया भी एक पल को सहम सी गई थी, मगर फायसा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज होकर बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सही, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों जान निकल रही थी तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जिए या मरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? वो तैश में आकर बोला। अच्छा? फायसा उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। अब ये भी बता दो कि फर्क क्यों पड़ता है? तने हुए आसाब के साथ फायसा के मुकाबिल खड़ा वो उसे घूरने लगा तो फायसा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगे। शयान नजरें चुराता उसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल बन जाता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। वाह कार्यकर था। शयान बोला तो उसके लहजे में आग सी तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा तो हिम्मत वाले हो। वो बदसतूर उसका मजाक उड़ा रही थी। बच्चे की तरह शयान को पुचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें तानिया से मोहब्बत है। चलो शाबाश, बोलो, अब बोलो भी। वो दोनों उस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशाइयों की तरह टुकर टुकर देख रही थी। फायसा के अल्फाज पर उसकी निगाहें शयान की तरफ उठ गईं। शयान एड़ी पर घूमता फायसा के सामने आ गया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में बोला, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊंगा। आंखें मीचकर सांस बाहर छोड़ती तानिया ने आज जाना था कभी कभी लफ्ज़ भी जिंदगी बन जाते हैं, मगर अगले लम्हे लफ्ज़ों ने ही उसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नूरुल खुदा फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फायसा को देखा। नहीं। शयान ने तरदीद करते हुए कहा, क्योंकि ये अजहर फारूकी की पोती है। फायसा ने तासुब से उसे देखा। अगर ये बात इतनी ही अहम थी तो मोहब्बत करने से पहले इसका शजरा नस मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने, ये वजह थी तुमसे गुरीज करने की, बल्कि तुम कहाँ जानती होगी। मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अजहर फारूकी की इकलौती बेटी थी वो, और तुम्हारे पापा की कज़न। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शयान की माँ थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर उनकी और वादशाहन अंकल की लव मैरिज थी और अजहर फारूकी इस शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फायजा, कहानी तो इस मोड़ से शुरू हुई थी। शयान ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया। मेरी माँ की ज़िंदगी के अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने पापा जान से मोहब्बत करती थीं और उन्हें लगता था वो भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं और एक दिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी अना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके और अम्मी ये सह नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए खबर नहीं थी, लेकिन शयान के लहजे का कर्ब महसूस किए बिना न रह सकी और सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू? उससे अपने होंठ काटे। मुझे वो कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया हो उसका दर्द ज़्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ते को खो दिया था, पर उस रिश्ते को खो देने का मलाल ज़िंदगी भर नहीं किया। और तुम एक शयान मुस्तफ़ा को पाने के लिए कितने रिश्तों को खो दोगी और खोकर क्या जी पाओगी? तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और शयान को अपना जवाब मिल गया। फायसा को तानिया के आंसू देखकर दुख हुआ था। तुम गलती पर हो शयान, तानिया को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सभी कहते हैं नूरुल खुदा फारूकी बहुत मेहरबान शख्स हैं। घनी छाँव की तरह उनके दिल में हर किसी का दर्द समा जाता है। वो इतने केयरिंग हैं कि किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। वो कभी अपनी बेटी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन अजहर फारूकी उनकी कमज़ोरी हैं और उनकी सॉफ्ट नेचर ही उन्हें कभी नाना जान से बगावत करने नहीं देगी और नाना जान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें रिजेक्ट करके आखिर वो किससे रिजेक्ट करेंगे? अपनी ही बेटी को। फायसा ने दलील दी। वो अपनी बेटी को रिजेक्ट कर चुके हैं। शयान ने उसकी दलील रद्द कर दी।
फायजा कुछ बोल ना पाई। तानिया बेहिस निगाहों से कारपेट को घूरती उन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। उसे लग रहा था वो आज सिर्फ सुनने के लिए ही यहाँ आई थी। उससे कहीं भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मगर शयान की अगली ही बात ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। शयान ने कहा था, नाना जान सिर्फ अनापरस और सख्त मिजाज ही नहीं है, वो ज़िद्दी और घमंडी भी हैं। अम्मी ने अब्बू से शादी करके उनका घमंड तोड़ा था और नाना जान कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। मुझे कबूल करना उनके लिए हार मानने जैसा है। उन्होंने वाजदान मुस्तफा से हार नहीं मानी, मुझसे कैसे हार मान लेंगे? बेटी की मौत उनकी जिद ना तोड़ सकी। तानिया उनकी जिद के आगे कैसे ठहर पाएगी? उनकी जिद टूट चुकी है शयान। मैंने उन्हें आंटी को याद करके रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ दादा जान अपनी जिद पर अड़ गए थे, पर आंटी ने भी तो जिद नहीं छोड़ी। फिर कौन किससे शिकायत करे? माना वो गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी ज़िंदगी और घर से बेदखल भी कर दिया। तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज़ होने का भी हक नहीं? और आखिर कितने अरसे तक नाराज़ रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना आंटी को ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दादा जान का गुस्सा अपने आप ही ख़त्म हो जाता और वो अंकल को और तुम्हें अपने ख़ानदान का फ़र्द मान लेते। वो खुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई, तो उनकी हमायत में बोल पड़ी। शायान चुप करके उसकी बात सुनता रहा। फिर जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे। क्या? तानिया सचमुच हैरान हो गई। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। उनके आंसू किस एहसास में बह जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो अब्बू को ना सही कम अज़ कम मुझे कबूल कर लेते। मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक। वो हल्के से बड़बड़ाई। शयान एक बार फिर उसके पास आकर बैठा। कारपेट पर बैठकर उससे तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से भरकर चाहा है, फिर भी मुझ में हौसला है कि तुम्हें खो दूँ, लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शयान। तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रोंद दिया। वो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ में देखकर शयान ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शयान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के उसके आंसू पूछे। वो शयान का हाथ थामकर और भी शिद्दत से रो पड़ी। वो रोते रोते उससे अपना सर शयान के कंधे पर रख दिया। वो उसके शाने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और शयान लब पीछे साकित था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ ना देना चाहें, फिर आपके हाथों तकलीफ उठाकर आप ही के शाने पर सर रख कर रोए, तो आप क्या करेंगे? फायजा अभी अफसरदा सी खड़ी थी कि हॉल के दरवाजे पर सायों को महसूस करके उसे दरवाजे की जानिब देखा। वाजदान के साथ आफाक, सुमेरा और समत हैरान खड़े शयान से लगकर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा। फायजा की आवाज़ पर शयान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़कर देखा। तानिया ने भी उसके शाने से सर उठाकर देखा। फिर वो उठी और आंसू पूंछती बाहर निकल गई। शयान भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शयान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फायजा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हो गई थी, मगर अब उसे उनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाएं, मैं सब बताती हूँ। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अजनबे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी, फिर कुछ सेकंड फ़ोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई ज़रूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे से उन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना। उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ, उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रख के टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फ़ोन बंद है। आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? वो रसान से बोले, आप ठीक कह रहे हैं। नाचारा वो खामोश होकर बैठ गई, मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रहीं, पर कॉन्टेक्ट नहीं हो सका, तो उन्होंने नूरुल खुदा को फ़ोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है,
फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। वो कुछ देर में ही घर आ गए थे। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वो खुद ही गए। और अब ये तीनों लॉन्च में तान्या के आने के इंतज़ार कर रहे थे। 11:30 बजे तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन उनका इज़्तिराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तान्या का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। तानिया लॉन्च में आई तो उसका धुआं धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुए। अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नज़र खड़ी पर गई और वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल चेक किया और बोली, ओहो बैटरी लो है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आकर उसका गाल थपक कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से उनके गले लग गई। मरियम ने घबराकर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया क्या हुआ बेटा, परेशान हो? मामा को बताओ बच्चे। वो प्यार से उसकी पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी, पर वो चुप से ही रही। तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो, देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा? तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी छोकर बोली तो तानिया कस्तन जरा सा मुस्कुराकर कहने लगी, ऑफ कोर्स मामा, अपनी मर्जी से शादी पर राजी हुई हूँ, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, फिर खुश क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लॉन्च पे खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भांप कर बोले, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ दो नूरुल हुदा, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा उनकी तरफ देखकर सहखन लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई थी, मगर मसलीतन वो कुछ बोले बगैर पलटकर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नज़र जाती हुई मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। लॉन्च में तनहा रह गए बाबा जान की आंखें नम हो गईं। मलिहा की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उनके गाल भीगते जा रहे थे। नूरुल हुदा ने तानिया के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में वो दूसरी तरफ करवट लिए बेड पर लेटी थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करते बेड पर बैठकर वो कुछ भी बोले बिना उसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। तानिया निचला होंठ दांतों में दबाए बेहिस लेटी रही। फिर उससे रहा नहीं गया तो एकदम पापा कहती पलटकर उनसे लिपट गई। पापा की जान। उससे गिर बाजू फैलाते नूरुल हुदा ने तानिया को अपने पुरशफ़क़त हसार में ले लिया। उसका नाम शयान है, मैं उससे पहली बार फायजा के घर पर मिली थी, फिर वो कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था। उनके सीने पर सर रख के आंसुओं के बीच अटक अटक कर बताने लगी थी। धीरे धीरे उसे थपकते नूरुल हुदा हर सेकंड के साथ 1 इंच खौफ की दलदल में धंसते जा रहे थे। वाजदान और मलिया का जिक्र किए बगैर तानिया ने अपने 3 सालों का हर पल खोल कर उनके सामने रख दिया था। अपनी सोचों से उभर कर नूरुल हुदा ने अपने सीने पर सर रखकर सोती तानिया को देखा। ना जाने वो कब सो गई थी। नूरुल हुदा को याद आया वो बचपन में भी अक्सर कहानी सुनते हुए उनके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज वो कहानी सुनाकर सोई थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान देखते हुए उन्होंने कहानी के आखिरी जुमलों को याद किया। वो कहता है,
मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है। और आप फिक्र मत करें पापा, मैं उसे भूल जाऊंगी। भूल जाना आसान नहीं होता। उसके चेहरे से बाल समेटकर माथा चूमते हुए नूरुल हुदा ने सोचा था। फायसा के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था। फिर अब बोलने को बचा भी क्या था, सब कुछ तो कह चुकी थी। एक निगाह सबके चेहरों पर डालकर वो किसी के कहे बिना ही वहाँ से चली गई। किसने सोचा था राख में आग लग जाएगी? खामोशी को तोड़ते हुए सुमत ने वाशजान से पूछा। अब तुम क्या करोगे? दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए बैठे वाशजान फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं हादी भाई से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो? आफाक बरस पड़े। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा जानते हो? शयान की बात बिल्कुल ठीक है। कड़े मुर्दे ना ही उखाड़े जाएं तो बेहतर है। इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। अगर मामले को हवा दोगे तो बड़े तूफान खड़े होने का खतरा है। अगर तूफान मेरी ज़िंदगी से नहीं टलते तो कोई क्या कर सकता है? कम अज़ कम मुझसे तूफ़ानों को दावत मत दो। फिर तुम्हें नूरुल हुदा से बात करने की ज़रूरत भी क्या है, जब शयान और तानिया खुद ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर चुके हैं। सुमेरा ने उलझ कर कहा। ऐसे फैसले अजियत के सिवा कुछ नहीं देते और मैं शयान को तकलीफ़ से गुजरता नहीं देख सकता। आखिरी सांस भी अजियत से लेने की गारंटी देकर किस्मत ने शयान को मुझे सौंपा था। वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। आफाक ने तरहीम से उन्हें देखा। और जिस दिन तुमने किसरे फारूकी में कदम रखा, फूफा जान तुमसे तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी छीन लेंगे। तो क्या करूं? अपने बेटे की ज़िंदगी गिरवी रखकर अपनी सांसें उधार मांग लूं? मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। वो दो टोक अंदाज से बोले, फिर कहा। मलिया कहा करती थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं जानना चाहता हूँ उसकी बात में कितना सच है। शयान अपने घर के पोर्च में पुलिस जीप रोक कर उतरा और लंबे लंबे ढाक भरता अपने कमरे में आ गया। शर्ट के नीचे जिस्म का वो हिस्सा जहाँ उसने तानिया के आंसू की नमी महसूस की थी, अब भट्टी की तरह सुलग रहा था। शर्ट पैंट से बाहर खींचकर उससे गिरबान के बटन खोल दिए और दूसरे हाथ से अपने शाने को मसलने लगा, मगर सांस की आमदोरफ्त बदस्तूर मुश्किल ही रही। अंदरूनी कशमकश जनून का रूप धार चुकी थी। उससे अपने हाथ का मुक्का बनाकर एक धाड़ के साथ सामने दीवार पर दे मारा और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए दीवार पर मुक्के बरसा रहा था। उसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और उनसे खून बहने लगा था, फिर वो रुका नहीं। उसके तवाना बाजुओं की ताकत से दीवार का पेंट तक उखड़ चुका था, मगर दीवानगी थी कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अब उससे कमरे में रखी चीज़ों को उठा उठा कर फेंकना शुरू किया। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। कुर्सियों को उससे अपनी ठोकर से उलट कर रख दिया, बेड पर से तकिए और चादर हवा में उछाल दिए। साइड टेबल से लैंप उठाकर दीवार पर मारने का इरादा था कि उसकी तार में उलझकर साथ रखा फ्रेम टेबल पर उलट गया। अम्मी। लैंप छोड़कर उसे मलिहा की तस्वीर वाला फ्रेम दोनों हाथों में किसी कीमती मगर नाजुक शय की तरह एहतियात से पकड़ लिया और अपनी आस्तीन से फ्रेम के शीशे को साफ करके चूमने के बाद सीने से लगातार कमरे की वस में आकर फर्श पर बैठ गया। दीवानगी आंसू में ढल गई। तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ वो सरगोशियों में कह रहा था, कितने आराम से आप मुझे छोड़कर चली गईं। अपने वजूद के हिस्से से कोई ऐसे बेनियाज होता है? जिंदगी के हर पल में मैंने आपकी कमी महसूस की है। कहते हैं औलाद तकलीफ़ में हो तो माँ कब्र में भी बेचैन हो जाती है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। क्या आप चैन से हैं? कैसी माँ हैं? कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई। मैं ठोकर खा के गिरता तो कभी आपके हाथ मुझे थामने को नहीं बढ़ते। तरस गया हूँ आपके एहसास को, पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। आप कैसे मेरी तकलीफ़ पर चुप रह सकती हैं? आज तो आ जाए। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी माँ के गले लग सकूं? आलिया की तस्वीर को सीने में खींचकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी ज़िंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊँगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा लें। अम्मी प्लीज़। माए क़यामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती नहरें बख्शेंगी। मैं क्या रोज़े हशर भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊँगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए।
वो 27 साल का भरपूर नौजवान माँ को पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊंची आवाज़ में रो रहा था। तभी उसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वहमी का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शयान को उस हवा पर नर्म उंगलियों के लम्स का गुमान हुआ था। फिर उसे महसूस हुआ था कि उन्हीं उंगलियों ने उसके चेहरे पर से नमी को समेटा। उसे सख्ती से भींची अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पैकर को दुराशा था। अम्मी! उसकी आवाज़ में इतना सुकून था जैसे भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक ही माँ नजर आ जाए। मलिहा ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। 27 साल में पहली बार उसे ममता का लम्स महसूस किया था। उसे लगा उसके चलते तपते वजूद में किसी ने पानी की छींटे डाल दिए हों। उसे बेखुद होकर मलिहा के आगोश में सर रख दिया। उसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून सा उसके रगों पे में सरायत कर गया। वो धीरे धीरे आंखें मूंद दिया। घर पहुंचते ही वाजदान सीधे शयान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अबतरी पर नजर डालकर शयान के पास आ बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसुध सो रहा था और मलिहा की तस्वीर उसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। उसके दोनों हाथों की पुश पे जमे खून को देखकर वाजदान की पेशानी पर शिकनी उभर आई। माँ पर क्या है? उसकी दीवानगी भरी जज्बाते पर वाजदान हमेशा यही जुमला दोहराते थे। वो उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर किचन में आ गए। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर उसे होल्डर से पकड़कर वापस शयान के पास आ गए और नीम गर्म पानी में डिटॉल मिलाकर रुई भिगो भिगो कर उसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया। फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लिपेट दी। इस काम से फारिग होकर उठे और तकिया तलाश करके शयान के सराहने दो जानू कर बैठे और आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में लेकर मलिहा की तस्वीर उसकी गाल के नीचे से निकाली और तकिया रखकर उसका सर तकिए पर डाल दिया। फिर वहीं बैठे शयान के बालों में उंगलियां चलाने लगे। आज वाजदान को भी मलिहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी।